हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का इससे पिछले वीडियो में जो है मधुर भाषण का पढ़ाई थी। अब उससे आगे का जो है पूरा चैप्टर समाप्त नहीं हुआ था, उससे आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी वाक शक्ति मधुर भाषण के बारे में बताई थी, अर्थात मधुर बोली के बारे में, जिस पर बाणभट्ट जो हैं उनके 2 बेटे थे और बाणभट्ट अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वो एक रचना कर रहे थे जिसका नाम था कादम्बरी। ठीक है ना, कादम्बरी उनकी रचना बाणभट्ट की थी। तो वो दोनों बेटों को पास में बुलाते हैं और कहते हैं, दोनों बेटे से पूछते हैं, अच्छा बताओ, जो सूखा वृक्ष पड़ा है, सूखा वृक्ष पड़ा है, इस वाक्य को तुम दोनों कैसे व्यक्त करोगे। ठीक है, तो उनका बड़ा लड़का जो कहता है वो वही सूखा वृक्ष पड़ा है, एक ही वाक्य है, ऐसा नहीं है जो वाक्य 2 है और उसका बोलना 2 है, सिर्फ बोलने की शैली जो है वो परिवर्तित हो गई थी। तो बोलने की शैली परिवर्तित हुई। बड़ा बेटा उनका क्या कहता है सो सुनिए। बड़ा बेटा उनका कहता है शुष्क काष्ठस्थ तिष्ठत्यंत्रे। तो और दूसरा बेटा क्या कहता है, नीरस्य तरुवर विससति परतः। अब देखिए, एक सूखा वृक्ष पड़ा है, वही वाक्य को दोनों पुत्र उनके बोल रहे हैं और दोनों की बोलने की शब्द की शैली जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इससे क्या होता है, बोलने की शैली। वो दूसरा बेटा कहता है नीरस, अर्थात सूखा है तो वो बिना रस का है, वो नीरस हो चुका है। कितना कोमल शब्द है वो नीरस, जिसके कारण उस वृक्ष, सूखे वृक्ष का जो है भाव अच्छे ढंग से व्यक्त हो पा रहा है। और बड़ा क्या कहता है, शुष्क, यानी कि सूखा है, शुष्क ऐसे ही बोल दिया। तो ये साहित्य के द्वारा बाणभट्ट आपको यहाँ पर समझाएं जो बोलने की शक्ति कैसी थी। वो दोनों बेटे का उदाहरण दे करके, उसका उदाहरण कौन दिए हैं यहाँ, लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय, जो कितना प्रभावशाली होता है बोलने की शक्ति। या तो रही साहित्य के शब्द संयोजन की बात, साधारण बोलचाल में भी बड़ा अंतर हो जाता है। भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देना ही साहित्य है। क्या है साहित्य जो होता है, यानी कि जो हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, हमारे भाषा के साहित्य का भाग है। ये साहित्य का भाग सिर्फ व सिर्फ हमारे सारे विषय में नहीं होते हैं, सिर्फ व सिर्फ लिटरेचर, यानी किसमें, किसी भी भाषा में, चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो। 22 भाषा है ना हमारे देश में, 22 भाषाओं का जो साहित्य होगा उसमें ये बहुत बड़ी कला होती है, माधुर्यता बहुत बड़ी कला है। और साहित्यवादी लोग भी माधुर्य शैली के ही होते हैं। जो मनुष्य किसी गलतफहमी को दूर कर रूठे हुए मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में अपने आप ही गलतफहमी होती है। गलतफहमी का अर्थ होता है जो हम कुछ ही अपने ही मन में सोच लिए और दूसरे के बारे में गलत विचार रख लिए। अब दूसरा हो सकता है जो ऐसा नहीं सोच रहा हो, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके मन में गलत विचार रख लेते हैं। तो ये गलतफहमी को जो दूर करके और उसको अपना मित्र बना ले, वही सही में साहित्यिक हो सकता है। यानी उनमें हम बोलने की शैली, बात करने की कटुता जो है वो नहीं है, बात करने की कुशलता है, तभी तो वो अपने बातों से प्रभावशाली बना करके और उससे अपना मित्र बना लेते हैं। तो ये गुण हर व्यक्ति में होना चाहिए और जितना ही ज़्यादा ये गुण होता है उतना ही वो व्यक्ति समाज में क्या होता है, सभी के प्रिय बनता है। जिसमें ये गुण नहीं होते हैं वो समाज में सबके प्रिय नहीं होते हैं, नहीं बन पाते हैं। वार्तालाप की शिष्टता मनुष्य को आदर का पात्र बनाती है। वार्तालाप आप जानते हैं, वार्तालाप जो है वो क्या होता है, बातचीत करना, बातचीत करना, उसी को हम लोग वार्तालाप कहते हैं। अंग्रेजी में उसे कन्वर्सेशन कहा जाता है। इसीलिए बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, यूरोप में जो है वही बातचीत करने की को क्या कहा जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है अंग्रेजी में। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो बात करने का कला है, वार्तालाप करने का जो है वो क्या है, एक कला है। उसे हमें
खूब सुंदरता से हमारे मन में वो भावना आनी चाहिए, तभी वो कला अच्छे ढंग से उत्पन्न होता है और दूसरों को प्रभावित करता है। जब तक वो हमारे मन में नहीं अच्छे ढंग से आएगा, वो दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं कर सकता है। और जब हमारी वाक शक्ति दूसरे को प्रभावित न करे, तो हमारा बोलना, हमारा किसी से बात करना जो है वो बिल्कुल बेकार ही है, समझिए। मनुष्य का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वह बहुत अंश में पोशाक और चाल ढाल पर निर्भर रहता है, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है ना। अभी के समय में लोग वास्तविकता पर कम और अलग झलक जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना, अलग झलक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं, किंतु विष भरे कनक घटों की संसार में कमी नहीं है। विष भरे कनक घटों की, सोने के घड़ा, सोने का घड़ा, कनक का अर्थ होता है सोना, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ सोना भी होता है। तो हमें क्या निर्णय लेना है, वो सेंटेंस के आधार पर हम उस शब्द का निर्णय लेंगे। तो कनक घटों का, सोने के घड़ों कमी नहीं है। विष भरा, विष का अर्थ होता है लोगों को अपने बात के द्वारा, देखते नहीं हो बहुत सारे लोग जो है बहुत मीठे ही बोलते हैं, लेकिन हमेशा उनके बातों में राजनीतिक भरी होती है। वैसे ही व्यक्ति को का उदाहरण दे करके यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं, विष भरा जो है सोना का घटक, जो मीठा बोलना लेकिन दूसरे को हमेशा दुख पहुँचाना, मीठा बोल के ही दुख पहुँचाना, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। जो मधुर हमारी आवाज़ है लेकिन हम दूसरे को दुख पहुंचाने वाले शब्द का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लो तुम कटु शब्द में नहीं बोले तो वो तो सुन लेगा, वो तो सुन लेगा, क्यों, तो तुमसे झगड़ा तो नहीं करेगा, अरे बड़ा मीठा ही बोला है, क्या इस पर झगड़ा करना है, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ, वैसा मीठा बोलना भी उचित नहीं है। अब हमारे भी यह प्रभाव ऊपरी होता है और पोशाक का मान जब तक भाषण से पुष्ट नहीं होता तब तक अस्थायी नहीं होता। मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम आवश्यक है। हाँ, ये बात सच है, मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का सामंजस्य होना चाहिए, यानी कि एक समान हो, जैसी उसकी कथनी हो वैसी ही उसकी करनी हो। लेकिन जो व्यक्ति मधुर भाषी नहीं होते हैं, उसकी कथनी कुछ और होती है और करनी कुछ और होती है। कहा नहीं जाता है करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन जो व्यक्ति आदर्श के पात्र हैं, जो व्यक्ति मीठा बोलते हैं, अच्छे आदर्श उनके हैं, तो उनकी करनी और कथनी दोनों एक समान होती है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हम आपको अभी उदाहरण दिए हैं, जो बोलने में कुछ और करनी में कुछ और, यानी कथनी बहुत मीठा, करनी बहुत कटु, वो अलग हो जाता है। वो वैसे व्यक्ति जो है वो सबके प्रिय पात्र बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। वो व्यक्ति समाज में कभी प्रिय पात्र नहीं बन सकते हैं। किंतु कर्म के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमार्जन कर देता है। हाँ, मधुर भाषण जो है वो क्या करता है, विश्वास उत्पन्न करके भय का परिमार्जन कर देता है। अभी हम आपको लिखे हैं परिमार्जन का अर्थ साफ करने वाला, है ना। हमारे मन में जो डर होता है, उस डर का समाप्ति कौन करता है, दो ही चीज़, एक तो हमारा मधुर वचन और एक हमारे मन में जो सत्यता होती है वो सत्यता, ये दोनों हमारे मन की डर को समाप्त कर देता है। वो जिसके मन में सत्य भरा हुआ होता है वो कभी भी डरता नहीं है, वो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहता है। कटुभाषी लोगों में लोग हृदय खोलकर बात करने से डरते हैं। सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों का आदान प्रदान आवश्यक है ना। हाँ, एक और भी बात है, लेखक यहाँ बता रहे हैं, अब सही में समाज में ऐसा देखने को भी मिलता है। कटुभाषी लोग जो होते हैं उससे लोग मतलब बातों का आदान प्रदान जो होता है, हमारे विचार विमर्श का आदान प्रदान जो होता है, भाषा क्या है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का साधन तो हमारा भाषा ही है। तो हम जो बोल करके अपने विचार विमर्श करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कटुभाषी लोग होते हैं जिससे के बीच हमें बोलने में क्या होती है, डर सा लगता है। जो हो सकता है कहीं हम अच्छी बात ही बोल रहे हैं लेकिन वो हमारे इस बात का गुस्सा में जवाब न दे दे, है ना, वो क्रोधित न हो जाए, तो वैसे लोगों के बीच हमें डर हो जाता है। तो
ऐसा कटु हमें नहीं बनना है ताकि लोग हमें हमारे बीच डर करके कुछ बोल ही ना पाए। समाज का आगे विस्तार करने के लिए ये सामाजिकता होना भी जरूरी है और वह भाषा की शिष्टता और स्पष्टता के बिना प्राप्त नहीं होता है। भाषा की सार्थकता इसी से है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। भाषा की सार्थकता किससे होती है? जो दूसरे पर प्रभाव डाले, जो हम आपको बार बार इस वीडियो में बता रहे हैं और क्लास में भी हमेशा पढ़ाते हैं तो बताते हैं। हमारे बोलने में अगर वो शक्ति नहीं है जो दूसरे को अपने अनुकूल, हमारी बातों के अनुकूल आकर्षित कर सके, तो वो भाषा सही नहीं है ना। भाषा में जब मधुरता आएगी, भाषा में जब कौशलता आएगी, तो क्या होगा? वो दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी कि आपकी बातों से दूसरा जो है आकर्षित होगा और आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा। जब वो सुनेगा तभी वो आपकी बात पर विचार विमर्श करेगा। जब वो सुनेगा ही नहीं तो विचार विमर्श कैसे करेगा? कोई सुन करके उसे समझेगा तभी तो विचार विमर्श करेगा। तो ये कब हो सकती है? जब हमारे बातों में मधुरता हो। भाषा का सार्थकता इसी से है। शब्दों का जादू बड़ा जबरदस्त होता है, ये बात सच है। शब्दों का जादू जो है वो क्या होता है? बहुत ही ज़बरदस्त होता है। शब्दों के द्वारा हम बहुत कुछ जीत सकते हैं। आज देखिए, शब्दों का जादू ही था। स्वतंत्रता संग्राम में ही क्रांतिकारी लोग लड़ते थे तो कुछ जो है वो हथियार से लड़ते थे, लेकिन हमारे गांधी जी जो है वो क्या करते थे? शब्दों से ही लड़ते थे और वो शब्दों के कारण ही इतनी बड़ी जीत को हासिल किया, हमारे देश को आज़ाद करवाया। वो उन्होंने हथियार नहीं उठाया, किससे? शब्दों के द्वारा। तो शब्दों का जादू जो है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। और हमेशा ये सोचिए, जो हम बोल रहे हैं वो अर्थपूर्ण हो, निरर्थक न हो। बहुत सारे लोगों में क्या होता है, हम जो बोल लिए उसी को बोल लिए, उसी को हंस लिए। अब लो, वो जो हम बोले जिस पर हम हंस लिए वो बात तो हमारा बेकार है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने की कौशलता और उसमें मधुरता भरी होनी चाहिए, तभी दूसरे पर वो प्रभावशाली हो सकता है। मधुर वचन के साथ यह भी आवश्यक है कि उनके पीछे भाव भी शिष्ट मधुर हो, नहीं तो मुसल्लमे के सिक्कों की भांति बेकार रहेंगे, है ना। अभी बताएं, अगर मन में कुछ और, क्या कहते हैं, मुख में राम बगल में छुरी, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो मुंह से हम राम राम बोल रहे हैं और मन में सोचते रहे कि किसका गला काटना है, वो नहीं होनी चाहिए। जब मन में भी सुंदर भाव होगा और हमारे बोली में भी सुंदर भावना भरी होगी, तभी क्या होगा? कुशलता आएगी, तभी वो दूसरे को आकर्षित कर सकता है। मनुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कर्म भी होते हैं, किंतु बिना मधुर वचनों के लोग दूसरे को सद्व्यवहार का भी लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। मानो ही हमता धनम, अर्थात मान ही बड़े आदमियों का धन है। ठीक है, ये बात सच है। कर्म जो है वो भी बहुत बड़ा धन है और उसके साथ साथ मान भी बहुत बड़ा धन है। अगर किसी को हम बिना मान का किसी को खाना देते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसको हम मान सम्मान से वो खाना नहीं देते हैं, तो वो खाना उसके जहर के समान होगा। हलवा पूड़ी सब रख देंगे, लेकिन क्या है? मान नहीं है, लो खा लो, कभी तो खाया नहीं होगा। हम हलवा पूड़ी परस देंगे, कहेंगे बाप जन तो कभी खाया नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा? आप लोग वो खाने वाले को कितना बेकार लगेगा। कर्म तो आप कर रहे हैं, जो उसे नाना प्रकार के व्यंजन खिला रहे हैं, लेकिन आपकी कर्मों में मधुर वाणी जो नहीं है, जिसके कारण वो कर्म निष्फल हो गया, कोई सफल नहीं हुआ। और किसी को प्यार से हम नमक रोटी भी खिलाते हैं तो वो बहुत ही लाभकारी होता है। इसी पर जो है रहीमदास एक वाक्य लिखे हैं, अमिये पियावे मान बिनु सो नर मोनी न सुहाए। यानी कि अमिये का अर्थ होता है अमृत। अमृत जो है, बिना मान का अगर तुम्हें कोई अमृत भी पिला दे तो वो क्या होगा? आपको कभी नहीं सुहाता है, किसी को नहीं सुहाएगा। सही बात है। अभी जैसे हम आपको उदाहरण दे दिए हैं, रसगुल्ला भी कोई तुमको बिना मान का खिलाएगा तो तुम्हें कभी अच्छा लगेगा? कभी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन नमक रोटी भी कोई तुम्हें मान से खिलाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो वही बात है, कर्म और वचन ये दोनों हमारे
अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो मधुर वचन भरा हुआ है, कर्म जो है वो कटुता हो, हमेशा दूसरे को क्षति पहुंचाने वाला, ऐसा भी नहीं। कर्म हमारा बहुत अच्छा हो और वचन जो है वो बहुत कटु हो, ये नहीं। दोनों हमारे कर्तव्य को तभी श्रेष्ठ बना सकता है जब मधुर वचन भी हो और अच्छे कर्म भी हो, तभी हमारे कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सकता है। ये गुण जन्म से तो प्राप्त होते हैं किंतु शिक्षा द्वारा भी प्राप्त होते हैं, ये बात सच है। आप देखिएगा बहुत सारे, आप लोगों को क्लास में भी हम बताते हैं, जो बहुत सारे बच्चों में कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो बार बार शिक्षा देने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अनुवांशिक मतलब जन्मजात होती है, जो उसका जेनरेटिव कहा जाता है ना। अर्थात जहाँ से वो जन्म लिया है उसमें कहीं ना कहीं वो लक्षण उनके परिवार में देखे जाते हैं, जो उस बालक पर भी प्रभावशाली होता है। तो होता है, लेकिन उसको दूर किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा। फिर भी शिक्षा के द्वारा वो दूर हो जाता है, समाज के द्वारा वो दूर होता है, हल्का भी वो रह ही जाता है। तो इसीलिए लेखक यहाँ दिए हैं, किंतु शिक्षा द्वारा भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाए जा सकते हैं। मन, वाणी और कर्म की सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुँचाता है। बताए ना, मन, वाणी और कर्म। मन भी हमारा क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। वाणी हमारी मधुर होनी चाहिए। कर्म हमारा सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। ये तीनों का सामंजस्य, सामंजस्य का अर्थ होता है अनुकूल, यानी ये तीनों जब अनुकूल होंगे तभी हमारा जीवन श्रेष्ठ हो सकता है, तभी हम समाज में श्रेष्ठ कहला सकते हैं। तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो हमारे जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय तो 2 लात भी सहन की जाती है। बहुत लोगों के मुंह से आप लोकोक्ति सुने, लोकोक्ति है, दुधारू गाय के 2-3 लात मारबो करेंगे तो कोई बात नहीं है, दुधारू गाय नहीं, यानी कि ये हमें क्या कर रहा है? फायदा दे रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिना दूध वाले गाय ही हो लेकिन कम से कम वो शांति से रहे, वो मन उसका अच्छा हो। कुछ लोगों का मानना ये होता है चलो इससे फ़ायदा तो हो रहा है, ये बदमाश है तो है। तो ये अपनी अपनी समाज में सोच की बात है। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्वक व्यवहार की भी आवश्यकता है। विनयपूर्ण व्यवहार की शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ होता है लोग दिखावा या तकल्लुफ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ होता है सज्जनोचित व्यवहार। जैसे कि शिष्टाचार आप लोगों को निबंध लिखवाया जाता है तो उसमें सारे शिष्टाचार के 2 होते हैं, एक बाहरी शिष्टाचार होता है, एक आंतरिक होता है। अर्थात बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो आंतरिक शिष्टाचार में होते हैं, वो आप कि क्लास में भी रहेंगे या कहीं भी रहेंगे तो उन्हें बताने की यानी डर की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप ही शिष्ट रहते हैं। किसी को प्रणाम करना, शांति से रहना, बुरे काम नहीं करना, शैतानी नहीं करना, वो अपने आप ही रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं बाहरी शिष्टाचार में होते हैं। कैसे? जैसे कि अब शिक्षक को देखेंगे तो वो शांति से रहेंगे, शिक्षक निकले क्लास से तो तुरंत हल्ला करना शुरू कर देंगे, दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देंगे, तो वो बाहरी शिष्टाचार कहता है, अर्थात वो डर के कारण। तो जो अंतरात्मा से शिष्टाचार होता है वो हमेशा शिष्ट ही रहता है और हमेशा अच्छे व्यवहार करते रहता है। तो सज्जनोचित व्यवहार होना चाहिए, अर्थात सज्जन व्यक्ति जैसा उसका व्यवहार हो तभी वो सही शिष्टाचार में है। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। ये बात सच है। आप कितने भी अच्छे हो लेकिन आपको अगर बोलने नहीं आता है, चलने नहीं आता है, किसी के सामने बैठ करके आपको बात करने नहीं आता है, आपके पास कोई भी नॉलेज है, वो सारा नॉलेज आपका व्यर्थ कहला जाएगा। समाज में चाहे जहाँ भी आप जाते हो, यहाँ रहे, विदेश में जाए, किसी बड़े से बड़े ऑफिस में जाए, हर जगह व्यक्ति का समाज होता है और उस समाज में हमें जीने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें अच्छे शिष्ट बनना पड़ता है। और ख़ास करके शिक्षा हमें शिष्टाचार का पालन करना सिखाती है, आदर्श का पालन करना सिखाती है। देखते हो बहुत सारे बच्चे जो अशिक्षित होते हैं, आज हमारे बिहार में ही इतने सारे अशिष्टता की कमी है। क्यों है? क्योंकि शिक्षा का मूल अस्तित्व जो है वो बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाता है। कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, बड़ों के सामने कैसे बात करना है, ये उन्हें पता ही नहीं है। तो ये क्या है? अशिष्टता है। और ये अशिष्टता क्यों है? शिक्षा के अभाव के कारण।
और शिक्षा का अभाव जहाँ होगा ये हमेशा देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें नहीं भी वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वैसे समाज के बीच रहते हैं हमेशा से, जो शिष्ट समाज होते हैं उनके बीच वो रहते हैं, तो उनमें बिना पढ़े लिखे भी वो शिष्टाचार भर जाता है। तो उसका भी उद्देश्य क्या हो गया? वो समाज हो गया, शिष्ट समाज। शिष्टाचार वाणी का भी होता है और व्यवहार का भी होता है। वाणी के शिष्टाचार में अपनों से बड़े को आप कहना, आप क्या कहते हैं, ये स्थान पर आपकी क्या आज्ञा है ना। तो वाणी का भी होता है और कर्मों का भी होता है। अभी जस्ट बताए हम आपको, जो वाणी का क्या होता है, हम बड़ों से कैसे बात करते हैं ये भी होना चाहिए, और कर्म भी हमें होना चाहिए, जो बड़ों के सामने हमें कैसा कर्म करना चाहिए, ये बहुत बड़ी शिष्टाचार है। और ये सारा गुण हमें शिक्षा के द्वारा दिया जाता है ना। पहला प्राथमिक विद्यालय जो हमारा होता है वो होता है घर, पहले तो वो घर से दिया जाता है, उसके बाद हमें दूसरा ये सारा गुण किससे दिया जाता है? स्कूल में शिक्षा के द्वारा दिया जाता है। अब इसी पर किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है। अब देखो, जैसे कि हमको कोई काम करवाना होता है किसी से भी, तो हम क्या करते हैं, कृपया ये काम कर दीजिए। या अंग्रेजी में ही बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं प्लीज़ जरा ये काम कर दीजिए ना। अब प्लीज़ कोई बोल देता है, अगला करने वाले के मन में जो है वो क्या होता है, भावना, मधुर भावना उत्पन्न होती है। हाँ, कितना रिक्वेस्ट कर रहा है, ज़रा ये काम हम इसका कर देते हैं, तो वो कर देता है। अब वही हमें बोलने में भी कर दीजिए ना, करना है तो करिए ना, करना है तो करिए ना। अब देखिए उसमें क्या होता है, वो करने वाले को भी हम आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, हमारा काम वो जल्दी कर देगा। तो क्या, मधुर बोली के कारण ये हो रहा है। जो अपने से नीचे हैं उनके कोई ऐसी बात न कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनके नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों को स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन लोगों का पहला कर्तव्य होता है। हाँ, अपने से कम वाले का स्वाभिमानी व्यक्ति को जो है स्वाभिमान सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। वो चाहे जैसे भी हो, घर में हो, बाहर में हो, उसके समाज में हो, स्वाभिमान उसके लिए सबसे प्रिय होता है। और ये भी बात सच है, मनुष्य का अस्तित्व, मनुष्य की मनुष्यता तब होती है, अस्तित्व तब होता है जब वो अपनी स्वाभिमान का सही ढंग से रक्षा करे। हम अपने काम के लिए अपने स्वाभिमान का भी ठेस पहुंचाते हैं तो ये हमारी मनुष्यता नहीं है। हम अपने स्वाभिमान का ठेस पहुंचाते हैं, ये हमारी मनुष्यता नहीं है। जो हाँ, अब चलो यहाँ फ़ायदा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, 2 लात मारबो करेगा, 2 बात कहो करेगा, कोई बात नहीं, 2 फ़ायदा तो हो रहा है, ऐसा नहीं। वहाँ हमारा स्वाभिमान का क्या है, ठेस पहुँचना है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, काम हमें सब करना है, चाहे हमें झाड़ू लगाना हो, कुछ भी करना हो, सब काम एक समान होता है। लेकिन यही है जो वो काम क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं जो कोई हमें जल्दित करके करे, कोई हमारा बार बार अपमान करे तब हम वो काम के लिए करें, तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हमारा स्वाभिमान क्या होता है, धूमिल हो जाता है, और ये मनुष्य के लिए सही नहीं है। जो काम करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और उसके संबंध में कोई ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए जिससे प्रकट हो कि यह काम अनमनस्कता से किया जा रहा हो, यानी अनमने ढंग से किया जा रहा हो। अब जैसे कि मान लो क्लास में ही पढ़ाना है तो हमें क्या करना है, मन से पढ़ाना है ना। ऐसा नहीं जो हम ड्यूटी कर रहे हैं तो पढ़ाना है, अनमने चलो पढ़ो रे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो, तो ये क्या हो गया, अनमने ढंग से हम कर रहे हैं, उस काम को हम अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसे या उस काम के करने से दूसरे के साथ एहसान किया जा रहा हो, या तो कोई वस्तु न दे और दे तो पूर्ण उदारता से और प्रसन्नता के साथ दें। जैसे कि हम कोई वस्तु किसी से मांगने ही जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं, हाँ कोई बात नहीं, आदरपूर्वक उसका सुनते हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसका तो काम ही उतना ही है, डेली उतना ही मांगने आता है, ये करता है, उसको नीच हम समझ रहे हैं। तो क्या है, आप एक तो दे भी रहे हैं, ऊपर से आपका मन जो है वो स्वच्छ नहीं है, तो वो आपका कर्म बेकार हो गया। तो लेखक हमेशा जो बोल रहे हैं, ये बार बार यही बात बोल रहे हैं, जो हमारा एक वाक्य सबसे ज़्यादा सिद्ध है, मन, वाणी और कर्म तीनों का सामंजस्य होना चाहिए, तभी मधुर भाषण जो है, निबंध, इसकी सार्थकता संपूर्ण हो सकती है। क्या, मन,
मन, वाणी और कर्म, अर्थात मन भी स्वच्छ होना चाहिए, वाणी में भी मधुरता होनी चाहिए और कर्म भी उसके अनुकूल होनी चाहिए। करनी के अनुकूल, कथनी के अनुकूल करनी होनी चाहिए, ना कि करनी कुछ और कथनी कुछ और, तब ये हमारा सही सामंजस्य नहीं है मन, वाणी और कर्म का। अब जो है लेखक कहते हैं वचने दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। क्या है? वचने दरिद्रता नहीं आने देनी चाहिए। वचन में हमें दरिद्रता, दरिद्रता का अर्थ होता है वही कटु भाषण, कटु बोलना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दरिद्रता कहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन में क्या होना चाहिए? हृदयपूर्ण स्वच्छता से हमारा मन के अनुकूल कर्म होना चाहिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण ही होना चाहिए। जैसे कि हम ही को कोई काम अगर कोई कह दे रहा है तो आप ये काम कर दीजिएगा, मान लो हो सकता है समय के अनुकूल हमारे पास समय नहीं है या उस काम को करने की परिस्थिति में हम नहीं हो, तो हमें क्या करना होगा? बोलने की शैली हमारी कैसी होनी चाहिए? ये वो अफसोस है जो हम आपका काम ये नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। और ऐसा नहीं हम कहेंगे नहीं 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 हमसे नहीं होगा, ये काम बेकार है ये, तो क्या होगा? उसमें अभिमान झलक रहा है। तो वही लेखक यहाँ कहते हैं जब कर्म में अगर हमारे कमी भी आए तो वो हमारी वाणी के अनुकूल ऐसा होना चाहिए ताकि दूसरे को बुरा न लगे। उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, वाणी के अनुकूल उसमें क्या होना चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से ही कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ भी हम लोग बोल देते हैं। क्या है? कोई भी चीज़ का इनकार शिष्टता से भी हो सकती है और अशिष्टता से। तो ये निबंध जो हम आपको अभी पढ़ाए हैं इसमें बार बार एक ही बात आ रही है, और वो क्या है? लेखक का यहाँ मानना है जो समाज में हमारा तीनों का सामंजस्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। और वो तीन क्या है? हमारे मन, वाणी और कर्म, ये तीनों का अगर हमारा सामंजस्य है तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठता में है। हमारा जीवन जो है समाज में सब क्या हम प्रिय बनेंगे, सारे लोग हमारा भी सम्मान करेंगे। प्रणाम हमें कोई नहीं करता है तो ये बात का अगर हमें अफसोस है तो ये बात का अफसोस क्यों है? क्योंकि हम जब किसी को प्रणाम करते हैं तभी वो हमें प्रणाम करेगा। हम किसी को प्रणाम नहीं करेंगे तो वो हमें कभी प्रणाम नहीं कर सकता है। तो क्या है? आदर लेने के लिए हमें कभी आदर देना पड़ता है। आप ही को क्लास में आप बच्चे हैं, बार बार अगर बिना बात का ही हम आपको मारना शुरू कर देंगे, डांटना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आप भी हमें सम्मान देना छोड़ दीजिएगा। आप छोटे हैं तो क्या हुआ? छोड़ दीजिएगा, बहुत कीजिएगा डर से, कुछ समय के लिए आप चुप रहिएगा, बाद में हमारा सम्मान आप हमारा नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर हम वही सम्मानजनक आपको पढ़ाते हैं, आप छोटे बच्चे ही हैं, तो आप भी हमें सम्मान दीजिएगा और आपके हृदय में हमारे लिए हमेशा क्या होगा? सम्मान भरा रहेगा। तो ये निबंध का मुख्य भाव हम आपको बताएं, यही है निबंध का मुख्य भाव। हमारे वाणी में जो ईश्वर ने किसको सिर्फ दिया है? मनुष्य को दिया है। ईश्वर ने इतना बुद्धिजीवी प्राणी जो है धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? सिर्फ व सिर्फ मनुष्य है। वो अगर हमें दिए हैं ईश्वर तो उसका हमें सदुपयोग करना है। और सदुपयोग हम कैसे करेंगे उसका? तो सदुपयोग हम कर सकते हैं अपने मन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा और अपनी वाणी के द्वारा। वाणी के अनुकूल कर्म और कर्म के अनुकूल तो मन हो ही जाता है। अर्थात ऐसा नहीं जो हमारी वाणी मधुर हो और कर्म कटु हो, और ऐसा भी नहीं जो हमारे कर्म कटु हो और वाणी मधुर हो। नहीं, हमारी वाणी भी मधुर होनी चाहिए, हमारे कर्म भी मधुर होने चाहिए। यानी लेखक का कहना है समाज में लोगों को हमेशा ऐसा सोच होना चाहिए जो अपने तो हम अच्छे हैं ही, दूसरे को भी हमारे व्यवहार से अच्छा मिले। ठीक है, अब आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया है और आपका जो है क्या है, हम क्वेश्चन आंसर जो है PDF से डाल देंगे। आप लोगों का क्लास 7 है, क्वेश्चन आंसर हमको करवाने की आवश्यकता नहीं है, सब जानता है।
जो क्लास में क्वेश्चन आंसर बच्चे से हम खुद करवाते हैं, क्योंकि चैप्टर हम इतने अच्छे से पढ़ा दिए हैं और आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। सब कुछ हम उसमें समझा के पढ़ाए हैं, सारा क्वेश्चन आंसर आपका बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा, लघु उत्तरीय भी आपका बन ही जाएगा। सब क्वेश्चन आप उसमें बना करके रखिएगा। सारा क्वेश्चन हम होमवर्क द्वारा PDF में दे देंगे। इस वीडियो के नीचे जो है PDF का लिंक होगा, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन आंसर होमवर्क के रूप में बनाइएगा। जब भी स्कूल खुलेगा तो हम आप लोगों का क्वेश्चन कॉपी में क्या करेंगे, चेक करेंगे। धन्यवाद।